हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा एंड आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं 10th का और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड उसका एप्लीकेशंस यानी कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होने वाला है, ये सब हम लोग जानने वाला है। इस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक करेंट का जो रियल लाइफ में कहाँ यूजेज हो रहा है, इसका क्या कॉस्ट उठ रहा है और मीटर बिल पर बिल कितना आता है, ये सब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये टॉपिक हो सकता है कि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए लास्ट टॉपिक हो, लेकिन एक वीडियो और भी बनाया जाएगा, एक नहीं देखा जाए तो दो बनाया जाएगा, एक में जिसमें सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट के बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ एक टॉपिक और बनाया जाएगा जिसमें क्वेश्चन या इस चैप्टर का रिवीजन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जाएगा, उसको एंजॉय करना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स एंजॉय। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बोला जाए तो वर्क नीडेड टू मूव अ चार्ज कैपिटल Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, हम लोग का लाइफ से बहुत ही रिलेटेड है कि जैसे इलेक्ट्रिक का जो भी बिल उठ रहा है, तो इलेक्ट्रिक का बिल उठता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यूनिट में उठता है, यूनिट में उठता है। तो ये है क्या, पहले हम लोग थोड़ा जाने। तो वर्क नीडेड यानी कि यहाँ पर जो भी बोल रहा है कि वर्क नीडेड टू मूव अ चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V तक, मतलब मान लो कि 2 यूनिट बैटरी, ज़्यादातर हम लोग करंट मतलब एनर्जी यूज करना तो क्या है, बैटरी। एक बैटरी इसका पोटेंशियल क्या हो, V हो, अगर वो चार्ज Q सप्लाई करता है, ऐसे बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है, क्या करता है उसके बारे में हम पिछला चैनल वीडियो पर चर्चा किए। तो यहाँ पर अगर Q चार्ज सप्लाई करता है तो वर्क डन बाय द सेल या बैटरी, यानी कि वर्क डन बाय द सेल कितना हो जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q इंटू V। क्या ये कैसे, क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला होता है W बाई Q होता है, तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं W इक्वल टू क्या, V इंटू Q। तो ये वैल्यू हो जाएगा, और यही जो वैल्यू होता है दिस वर्क डन बाय द सेल is used as the या supplied to the circuit and used in a electrical circuit। अब यही इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है, तो इसीलिए इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल ये क्या है, तो एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही हो गया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कोई बोले तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल के द्वारा जो वर्क डन, चार्ज, बहुत सिंपल चीज़, एक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, उसमें Q चार्ज अगर सप्लाई हो, उसके द्वारा जो भी वर्क डन हुआ, यानी कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी। या तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि A और B इस कंडक्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल का डिफरेंस जो भी होगा, तो Q चार्ज द्वारा जो भी वर्क डन हुआ, वो वर्क डन उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्सपेंड हुआ। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा एक सिंपल और सुशील भाषा में, तो ये हो जाएगा Q इंटू V। ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आदमी W द्वारा भी डिनोट करता है, कैपिटल W द्वारा भी, और कहीं जगह E भी डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो वर्क डन ही है, वर्क डन बाय द सेल या वर्क डन बाय द चार्ज, यानी कि सर्किट में जो चार्ज सप्लाई हो उसके द्वारा वर्क डन। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q भी हो जाएगा। अब इसको लिखने का एक अलग अलग तजुर्बा है जिसके द्वारा हम लिखते हैं, तो चलो हम लोग भी लिखते हैं। क्या करना, लिखना है। एक फार्मूला तो हम ये बता दें, दूसरा क्या है, इस फार्मूला को और कैसे लिख सकते हैं, तो U इक्वल टू क्यू भी, तो हम T से डिवाइड भी कर दिए, T से मल्टीप्लाई भी कर दिए, T से डिवाइड भी, T से मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमको ये मालूम चल गया कि सिंस I इक्वल टू Q बाई T को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, VIT, ये भी हो जाएगा VIT। देखो ये I हो गया, V हो गया, T हो गया, तो VIT। फिर और क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में और थोड़ा जानते हैं, और क्या हो सकता है, थोड़ा सा और फार्मूला को हम लोग और अलग अंदाज में। तो E इक्वल टू V का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ तो सबको याद है ना, V को पोटेंशियल डिफरेंस, I को करंट सप्लाई टू करंट, एंड R को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको फार्मूला को IR इंटू आई इंटू टी, तो अब यहाँ से I इंटू आई को हम लोग लेंगे I स्क्वायर RT, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया ये। तो ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया, और फार्मूला बना सकते हैं, और बनाना है बना लो। चलो और फार्मूला कैसे बन सकता है,
देखो अब यहाँ पर E इक्वल टू है, E इक्वल टू क्या है, मान लो कि यही है, तो आई स्क्वायर आर टी, एक काम करो R से मल्टीप्लाई भी कर दो, R से डिवाइड भी कर दो, R से मल्टीप्लाई भी कर दो, R से डिवाइड भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर इंटू टी बाई आर। और ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर टी। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, ये सब फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हम चारों को एक के साथ ही लिख दिए, E इक्वल टू या W इक्वल टू क्यू भी, या वी आई टी, या आई स्क्वायर आर टी। अब देखो यहाँ पर टी छोटा लिखना चाहिए था, छोटी है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर टी बाई क्या हो जाएगा आर। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है। क्या फार्मूला सब याद रखना है, रखना चाहते तो रख सकते हो, या नॉर्मल कंसेप्ट याद रखो कि वर्क डन यानी Q इंटू वी, या एक फार्मूला याद रख सकते हो वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी, जो भी मतलब कोई एक याद रखोगे तो बाकी हो जाएगा। उसके लिए ओम्स लॉ का कंसेप्ट अगर सब याद है तो और अच्छा है। अब वो देखो अब फार्मूला जो है अलग अलग, जैसे मान लो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, तो ये यूज करेंगे। मेरे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, ये यूज करेंगे। मेरे पास करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया था, ये यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और रेजिस्टेंस दिया था, ये मतलब अलग अलग कंडीशंस में इसको हम लोग यूज करेंगे। ये कंडीशनल फार्मूला है, तो ठीक है, इसको याद कर लेना है, नोट कर लेना है। क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, हर चीज़ को क्वेश्चन सब कराएंगे। ओके जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब जो भी है सिस्टम का जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है कुछ चीज़ में यूज होता है। पहला चीज़ कि कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी में यूज होगा, जो मेरे आसपास लाइट दिखाई दे रहा है, तो ये लाइट एनर्जी में यूज होता है, लाइट एनर्जी में यूज होता है। या इसको हम लोग एक और भी यूज करते हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में का एग्जांपल हीटर वोटर हो जाएगा, इसका एप्लीकेशंस हम लेंगे, इसलिए इस चैप्टर में मजा आने वाला, एकदम इंजॉयफुल चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर इसका एप्लीकेशंस मिलेंगे कि रियल लाइफ में इसका कहाँ कहाँ और यूजेज है। साथ ही साथ मैकेनिकल एनर्जी में यूज होगा, जैसे पंखा उनका, अभी पंखा रूम में नहीं चल रहा है, गर्मी लग रहा है, तो पंखा में यूज होता है। या मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गया, तो बहुत सारा जो ये यूज हो रहा है, तो उसके केस में मैकेनिकल वर्कडन में भी यूज होगा। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आगे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल याद रखो। हाँ, इसका एक और भी यूनिट होता है किलो वाट आवर, कमर्शियल यूनिट होता है। कमर्शियल यूनिट इसका बोला जाता है किलो वाट आवर होता है, ये कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल मतलब कि घर का हम लोग का जो बिल उठता है, घर का बिल जो आता है, द इलेक्ट्रिक बिल जो भी उठता है, वो किस में उठता है, तो किलो वाट आवर में उठता है। इस बात को हमेशा याद रखो, ये किलो वाट आवर में बिल आता है। अब ये हम वाट के बारे में, पावर तो ये बताया नहीं है, ऐसे पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अगर पावर का यूनिट जानोगे, थोड़ा सा हम अभी आगे पढ़ाएंगे भी, पावर क्या होता है, वर्क बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो पावर का यूनिट अगर बोला जाए तो वाट बोला जाता है, ठीक है, अभी हम बताएंगे अभी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, अभी यहाँ से वर्क यानी कि एनर्जी का फार्मूला P इंटू क्या हो गया, T हो गया। अब पावर का फार्मूला क्या हो गया, पावर का अगर बोला जाए, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में पावर, ये वाट हो गया, और इंटू क्या हो गया, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर लेना। अब किलो वाट आवर क्या है, देखो कुछ नहीं, देखो वाट इंटू सेकेंड, मतलब इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी 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 को जूल बोल सकते हैं यूनिट, या वाट इंटू सेकेंड, या किलो वाट आवर बोला है। तो ये क्या है, देखो 1 किलो वाट आवर का मतलब हुआ 1 यूनिट, यही इलेक्ट्रिक का बिल उठता है। देखो 5 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, अब जिस शहर में रहते हो उसके अनुसार बिल उठता है, ठीक है। गवर्नमेंट थोड़ा सा बिल थोड़ा सस्ता रहता है, आप प्राइवेट अगर किसी कंपनी के थ्रू ले रहे हैं तब थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो यूनिट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर किलो वाट आवर, किलो का मतलब देखो, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, 1000 होता है, ज़्यादा दिमाग मतलब 1000, ठीक है। वाट, तो वाट आवर को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर वाट इंटू सेकंड को हम लोग जूल बोलते हैं। तो सेकंड में, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब ये तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो 0 हो गया, और 3 3 जा कितना, 6 जा कितना हो जाएगा, 36, 10 टू द पावर 5। अब ये वाट इंटू क्या हो गया, सेकेंड हो गया। या इसी को एक पॉइंट थोड़ा सा हम इधर लेके जाएंगे, एक और लेके जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इक्वल टू का मतलब हो गया कि आप कितना भी इलेक्ट्रिक बिल यूज किए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल का एनर्जी को आप यूज किए। जब इतना एनर्जी को यूज करेंगे तब जाकर आपके मीटर रीडिंग में 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट,
सोचो कितना ज़्यादा गवर्नमेंट कितना सस्ता भी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, या जिसके पास नहीं है तो भाई उसके लिए महंगा भी। तो ये 1 यूनिट जो उठता है, 5 यूनिट 10 यूनिट, तो 1 यूनिट में इतना उठ रहा है, तो 1 यूनिट में इतना उठा, अगर 5 यूनिट 10 यूनिट इसी तरह बढ़ाते हो तो उस केस में और ज़्यादा वैल्यू बढ़ते जाता है। समझ में बता रहा है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये भी होता है यूनिट, कहीं कहीं इसको और भी यूनिट आदमी लिख देता है, वाट इंटू आवर लिख देता है। तो वाट इंटू आवर है, अगर मान लो कि इसको किलो में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, बस ये हो गया किलो वाट आवर। 1000 से डिवाइड कर दो, किलो। जब भी छोटा से बड़ा यूनिट में जाते हैं, छोटा से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़ा से छोटा में जाते हैं तो इंटू करते हैं, बस। तो इसको याद रखो, ये बहुत ही जरूरी है। 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का एक बिल उठा। और बातें, अब इलेक्ट्रिक बिल आता है तो जो भी कॉस्ट उठता है आपके पास, तो कॉस्ट उठता है तो इलेक्ट्रिक बिल का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। बात तो सही है। अगर मेरे पास शहर में ऐसा है कि 5 रुपये यूनिट्स मिल रहा है, तो हम अगर 5 रुपये यूनिट्स अगर इलेक्ट्रिक का बिल का कॉस्ट है, तो 5 रुपये यूनिट्स अगर है तो 20 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा है। अगर मान लो कि नंबर ऑफ यूनिट्स अब देख लो पूरा मंथ में मान लेते हैं कि हम मेरे पास 100 यूनिट उठा और कॉस्ट है 1 यूनिट का 5 रुपया, तो टोटल हो गया 500 रुपीज़ का कॉस्ट आ गया। अब यूनिट अगर सस्ता है तो बिल का थोड़ा सा कम उठेगा। अगर मान लो कि किसी के पास 10 रुपये है तो 1000 रुपया भी हो जाएगा। तो कॉस्ट अलग अलग शहर का थोड़ा सा बिल का अलग अलग हो जाता है, उसका गवर्नमेंट या उसके द्वारा वहाँ पर जो सप्लाई होता है, आदमी लोग जो रहता है उसके अकॉर्डिंग। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोले कि कुछ पार्टी में यूज होता है, जैसे कि इसको थोड़ा जूल्स एक साइंटिस्ट है जो कि जूल्स जो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग लाइट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट ही लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो जूल लिए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स क्या दिए? कुछ लॉज दिए हीटिंग का, मतलब कोई कंडक्टर हीट होता है। आप देखते हो कि किसी वायर में करंट फ्लो होने की वजह से एक समय के बाद वो थोड़ा सा वायर गर्म हो जाता है, या आप ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटर हो या आयरन हो, ये सब जो है हीटिंग होता है, गर्म हो जाता है। तो ये हीट जो है किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसके कंसेप्ट में जूल्स कुछ लॉ दी। अब पहला लॉ उनका था, पहला लॉ अगर याद रखो तो बाकी लॉ के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम बाकी लॉ भी बता देते हैं। 3 लॉ है टोटल, हम पहला ही का इंग्लिश लिखे जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला लॉ अगर याद रखो बस किसी वजह। तो क्या है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर किसी कंडक्टर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट यहाँ पर अगर एक कंडक्टर में करंट जा रहा है और इसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि हीट देखो एक्चुअल में, देखो बात दिमाग में डालो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E क्या बताएं QV, या क्या बताएं VIT, या क्या बताएं I²RT, या क्या बताएं V²RT। तो ये याद रखो, इतना फार्मूला है एनर्जी का। अब ये एनर्जी का ये फार्मूला है, तो हम कुछ फैक्टर लेते हैं, हम यही फार्मूला लेते हैं। अब देखो ये जो एनर्जी है, ये हीट में भी यूज होता है, बताया हीट में भी यूज होता है, लाइट में भी यूज होता है, मैकेनिकल वर्क में। तो अगर मानते हैं हीट में जो यूज हुआ तो हम फार्मूला लिख देते हैं I²RT। तो ये जो I²RT है, अब यहाँ पर देखोगे तो हीट क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला बड़ा है कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट when the time of flow of the current and the resistance of the conductor both are the क्या constant। अगर किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब करंट फ्लो होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीटिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर 3 फैक्टर को लेकर जूल्स अपना एक लॉ दिए, करंट को, रेजिस्टेंस को और आई टी को। तो यहाँ पर देखो अगर हीट का अगर बोला जाए पहला, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? I²। मतलब कब? जब रेजिस्टेंस एंड टाइम दोनों क्या हो जाए? कांस्टेंट। यानी अब बात सही भी है, जितना ज़्यादा करंट डालोगे, अगर मान लो किसी वायर में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, किसी में 10 एम्पियर करंट जा रहा है, किसी में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, किसी में 10 एम्पियर का, तो जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो कंडक्टर ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए तुम देखो जब ज़्यादा ओवरलोडिंग का करंट का बात आता है तो वायर थोड़ा आदमी मोटा लेता है, नहीं तो पिघल जाएगा वायर। हीटिंग इफेक्ट का ही कारण है। आजकल जो मोबाइल है, चाइना वाला जो चाइनीज मोबाइल है, गर्म हो जाता है बात करते हैं, तो उसके अंदर का वायरिंग बहुत मैटर। अब वो हीटिंग इफेक्ट और क्या है, तो एक और चीज़ डिपेंड करता है। अब अगला किस पर करता है? करंट का तो हो गया, रेजिस्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो हीटिंग इफेक्ट कर रहा है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि मटेरियल जितना अच्छा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे। रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर किसी कंडक्टर में
करेंट फ्लो कर रहा है, डेट मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स आइटम के साथ जितना ज़्यादा कोलिजन्स करता है यानी कि उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अब जितना बैड कंडक्टर होगा यानी खराब मटेरियल का वायर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए अभी देखिए वो जो मार्केट में चाइना वाला मोबाइल लेता है, आदमी बात करते करते मोबाइल गर्म हो जाता है, कितना मतलब ब्लास्ट कर जाता है, कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर का रेजिस्टेंस, वायर का जो मटेरियल लिया बहुत ख़राब लिया, बहुत ही बेकार तरह का, और वायर का जब उस तरह का मटेरियल लेने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, जिसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो रेजिस्टेंस का क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब, जब आई और टी क्या हो, कांस्टेंट। अब ये नहीं कि ये भी दोनों चेंज कराना, मतलब करंट घटाते रहो या टाइम घटा रहे हो, बोलोगे सर नहीं हुआ ऐसा, तो ये फैक्टर दो बाकी कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगला डिपेंड किस पर करता है, तो अगला डिपेंड किस पर करता है, टाइम पर, यानी कि जिस कंडक्टर में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना टाइम तक उस अप्लायंसेस को यूज करेंगे वो अप्लायंसेस उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। और ये आप देखे भी हैं, घर पर आपका टीवी ही है, अगर टीवी को यूज करते हैं और टीवी को जब यूज करते हैं तो उस केस में अगर टीवी बहुत देर चलाते हो टीवी गर्म हो जाता है, मतलब हीट का प्रोड्यूस होता है, गर्म हो जाता है उसका बॉडी पूरा। अगर कम देर तक कर रहे हो तो उस केस में कम होगा। अभी हीटिंग के वजह से वो एनर्जी बर्बाद भी होता है। देखो ये एक चीज़ है ऐसा कि अगर हीटिंग हो रहा, जैसे बल्ब है, बल्ब के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले फिलामेंट वाला बल्ब, ये सब आगे आज बहुत मजा आना। तो ये सब जो यूज हो रहा है ना, तो ये सब जितना टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे उतना देर गर्म होगा। या नॉर्मल एक इलेक्ट्रिकल आयरन ले लीजिएगा, आप जब इलेक्ट्रिकल आयरन करते हैं तो जाकर लगा कर वायर करने लगते हो क्या, कुछ देर छोड़ते हो, क्योंकि वो हीटिंग टाइम बढ़ा, हीटिंग इफेक्ट क्या होते गए, बढ़ते गए और ज़्यादा गर्म हो। यूज कीजिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हो गया, ये बात को याद रखना है। हाँ देखो एनर्जी पर हम एक तो बेसिक क्वेश्चंस करा देते हैं पहले, लेकिन अभी हम लोग अभी क्वेश्चन का सब बात में करेंगे। जैसे कि मेरे पास अगर कोई सर्किट है, अब ये सब देखो, हम क्वेश्चन छोटा मोटा तो लेने वाला है नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चंस में मेरे को मन नहीं लगता है, क्वेश्चन जब तक बड़ा ना हो। तो चलो ठीक है, हम ले लिए पहला ही क्वेश्चंस, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 6 ओम का हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 ओम का, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक लगा देते हैं कितना, तो 16 वोल्ट का बैटरी, जो कि 16 वोल्ट का बैटरी मतलब कि बैटरी 16 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय क्या, रेजिस्टर्स मतलब देखो रेजिस्टर्स मतलब क्या है, बल्ब हो गया या फाइन हो गया। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना यूज करेगा, यूज बाय द रेजिस्टर्स। अब ये रेजिस्टर्स कितना यूज करेगा, हम अभी तो ये कितना यूज करेगा अब हर सब के लिए, तो हम बार बोल रहे हैं फार्मूला याद रखिए। पहला क्या हो गया VIT, फिर हो गया I² RT। अब यूज बाय द क्या है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय द रेजिस्टर्स इन, अब हम मान लो कि यहाँ पर दे दिए 3 आवर में, और बोल दे कि अब 3 आवर में कितना ज़्यादा यूज हो रहा है, तो 3 आवर में हम उसको वैल्यू बताना है। तो ठीक है बताते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला निकालो, फार्मूला क्या है, एनर्जी निकालने के लिए I² RT। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस जाइए, या आप पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का, दिमाग लगाओ, ये दोनों किस में है, पैरेलल में 2 रेजिस्टर्स के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, R1 × R2 यानी कि 3 × 6 बाई 3 + 6 यानी कि 9 बाई हो जाएगा 8, 18 बाई हो जाएगा 9 यानी कि 2 ओम। और ये इसके साथ किस में है, सीरीज में, ये इसके साथ, ये दोनों का मिलाकर अगर हम जो अब सर्किट बनाएं तो इस दोनों का मिलाकर ये किस में है, सीरीज में। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम का। तो ये सेल कितना करंट को सप्लाई करेगा, कितना करंट को निकालेगा, पहले करंट निकालते हैं। तो I = ओम्स लॉ V/R, V कितना है 16, R कितना है 4, यानी कैंसिल हो गया 4 ओम का 4 एम्पियर का करंट। तो 4 एम्पियर का करंट देगा 4 एम्पियर।
अब 4 एम्पेयर करंट जाएगा, नहीं यहाँ पर जाएगा, तो ये तो सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या होता है सेम, तो इसमें भी करंट गया है 4 एम्पेयर का। तो हम एक बात करें कि ये वाला कितना ज़्यादा बिल को उठाया, मतलब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बर्बाद किया, कितना आवर में, 3 आवर में। तो कितना फर्स्ट किसके लिए हम लोग, फॉर अगर हम लोग बात करें 2 ओम रजिस्टर्स के लिए, तो फॉर 2 ओम रजिस्टर्स के लिए हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, I² RT। आई का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर, 4 हो गया ना, तो 4 का स्क्वायर 2, आर का वैल्यू कितना दिया है 2, और टाइम 3 आवर। 3 आवर को चाहो तो तुम किस में बदल सकते हो, किस में बदल सकते हो, 3 आवर को किस में, सेकंड में, सेकंड बदल सकते हो। तो या तो पहला देखो, पहला चीज़ 3 आवर को सेकंड मतलब तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 60, या तो हम एक काम करते हैं यूनिट में निकाल देते हैं, तो 3 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। हम बताते हैं जूल में भी कन्वर्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लगता। अब ये कितना हो जाएगा 32, 3 2 या 6 और 16, देखो जिसको गुना नहीं आ रहा है ऐसे गुना करेगा, 30 हम डायरेक्ट ऐसे 96। अब ये कितना हो जाएगा वाट इंटू आवर, तो 96 वाट इंटू आवर का बिल उठा। अगर कोई बोले कि किलो में कितना उठा, अब किलो वाट आवर में कितना यूज है, मतलब कितना यूनिट उठा, मतलब कितना यूनिट मतलब किलो वाट आवर में, तो किलो वाट आवर में वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो वाट आवर है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 0.096 यूनिट, इतना यूनिट उठा। अगर कोई बोले कि हमको जो जूल में बताना है, तो जूल में हमको कुछ नहीं करना था। अब देखो जूल में चाहिए तो इसको डायरेक्ट देखो जूल में निकालने का 2 तरीका है। पहला, अगर आपको जूल में चाहिए एनर्जी, अगर आपको जूल में चाहिए, हम इसलिए ये सब बता रहे हैं ना कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अगर कंसेप्ट आप अच्छा करेंगे इंजॉय करेंगे। जूल में चाहिए तो पहले ये जो यूनिट आया 0.96 बाई 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना 6 से 8 यूनिट, 0.96 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। क्योंकि अभी बताए थे कि 1 किलो वाट आवर इजकल टू, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तब इससे इतना जूल आ जाएगा, इंटू कर लोगे तो करके देख लो ना, सिंपल आ जाएगा। या किसी को ऐसे मन नहीं होगा, बोलेगा सर हम ऐसे कैसे निकालें, हमको नॉर्मल तरीका से बताइए। देखो नॉर्मल तरीका से चाहिए तो बहुत आसान है, उसके लिए भी दम देखो करंट कितना है 4 का स्क्वायर, कितना ये समय के लिए कितना, मतलब रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, और 2 आवर मतलब कितना आवर है 3 आवर, तो 3 इंटू आवर को 60 मिनट फिर 60, समझ बताया मिनट सेकेंड। अब इसको भी कर लोगे तो वही हो जाएगा, देखो 16 इंटू 6 इंटू 36 इंटू 100 120। जब इसको इंटू करके देखोगे तो देखो ये जब इंटू करो 6 जा कितना हो जाएगा 96, एकदम सेम आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, हम इधर करते हैं 96 इंटू 36 इंटू 10 टू पावर 10 टू, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मतलब 100 हो जाए। तो जैसे ही 100 करोगे तब इसको तुम इंटू करके देख सकते हो कर सकते हो। चलो हम यहीं करते हैं 96 इंटू 36, तो कितना हो जाएगा इंटू, नॉर्मल एक इंटू आना चाहिए। चलो क्या यहाँ पे करते हैं 36 का 6 हो गया, 9 6 जा कितना हो जाएगा 44, तो 44 हो गया और 3 47, फिर कितना हो जाएगा 18 का 8, 9 3 जा 27 और एक 28, यानी कि 6 8 7 15 का 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, और 13 और एक 14, और ये हो जाएगा 3, इतना। मतलब ये वैल्यू कितना आया 3450 नहीं 6 पर 00, इतना जूल आया। अगर देखो इसको भी यूनिट करो, इसको भी अगर देखो, हम चाहते हैं ना कि तुम समझो, हम तुमको सब क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर समझा देंगे, जब इसको इंटू करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। देखो लगभग इंटू करो तो इंटू करोगे तो यही आएगा। देखो 6 36
9 छक 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, फिर 18 का 8 हो गया और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और 8 6 5 8 13 14, ठीक है। जब इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 3 4 5 6, 1 और 2 कितना 3 के बाद पॉइंट और 6 ठो जीरो है, तो मतलब 6 ठो जीरो है, 6 जीरो से गुना कर देंगे। तो जैसे ही गुना कर देंगे 6 ठो जीरो से तो कितना हो जाएगा 3 4 5 6, मतलब ये तो हट ही जाएगा। और साथ ही साथ कितना हो जाएगा 6 ठो जीरो, मतलब 3 जीरो। यहाँ पर मेरा जीरो घबराया है क्या, 1 2 हो गया और जब इसको इंटू किए तो 2 जीरो हो गया, वाट इंटू वाट। यहाँ पर कहीं हम गलती किए, हाँ गलती किए, सॉरी यहाँ पर जीरो, सॉरी। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू ओवरऑल इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा लगभग ये वैल्यू आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जैसे ही ये सॉल्व करें तो ये भी देखो, इससे भी यही है जूल और दम, इससे भी दम सेम टू सेम है। तो मेन क्या क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। अभी तो हम क्वेश्चन बहुत लेंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी जाएगा। इसको उतारो, जल्दी उतारो, खड़ाक दे, उतार ले। ओके, थोड़ा इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकली पावर क्या होता है, ठीक है। और हम थोड़ा वीडियो को देख भी लेते हैं क्योंकि कभी कभी बंद हो जाता है बीच में, तो हमको देखना भी ज़रूरी होता है। हम चाहे रिकॉर्ड हो गया और तुम देखा ही। इलेक्ट्रिकल पावर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। पावर क्या होता है, कौन आदमी कितना पावरफुल है, तो कितना स्पीड से वर्क करता है। जो इंसान जितना ज़्यादा वर्क कर सकता है एक गिवन समय में, उसके पास पावर उतना ज़्यादा है, ठीक है। पावर का मतलब पहचान ही है ना कि कोई गया योद्धा गया, कोई मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब तलवारबाजी वाला है, कोई 1 घंटा में 50 सर काटा, कोई ऐसा है कि 1 घंटा में 100 काट दे। दैट इज कॉल्ड कि 100 वाला बहुत पावरफुल है। यह नॉर्मल चीज़ छोड़ो, ये सब बहुत खून खा रहा है। मतलब एक मान लो छोटा सा बॉल उठाते हो, कोई 5 kg को उठाया, 5 kg का उठाया, कोई ऐसा है कि 100 kg का उठाया, तो 100 kg ज़्यादा पावरफुल होता है वही समय में। यानी कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। अब इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, कौन बल्ब ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है, जो ज़्यादा पावर खाएगा। और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क यूज हुआ, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय अ सोर्स, यानी किसी सोर्स को कितना रेट से एनर्जी को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो यहीं पर एक बात समझो, देखो पावर का फार्मूला वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना स्पीड से काम करते हो। यानी कि पावर का जो फार्मूला आया, ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा W/T। और देखो ये फार्मूला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी और पूरा। देखो इस धरती पर आए हो ना, धरती पर अगर कोई भी एक इंसान जो आया है तो उसके पास एक चीज़ फिक्स है। एक चीज़ फिक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड टाइम। अगर टाइम को अगर फिक्स्ड कर दे रहे हो, टाइम को अगर फिक्स्ड कर देते हो, टाइम को हम फिक्स्ड कर देते हैं, टाइम मेरे पास अगर टाइम फिक्स्ड है, अगर इस दुनिया में आए हो तो एक चीज़ फिक्स है, वो क्या है, टाइम। टाइम अगर फिक्स है तो हम मेरा जो पावर है, मतलब वर्क जो है, कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करे, पावर पर। देखो एक चीज़ दिमाग में डालो, इस दुनिया का हर गोल को अचीव कर सकते हो। अपने आप को तुम जिस महान शख्सियत से बात करना चाहते हो, जिस महान पर्सन से बात करना चाहते हो, अंबानी बनना चाहते हो, बिल गेट्स बन सकते हो, इलॉन मस्क बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, ये सब पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, टाइम को कम करके, टाइम को रिड्यूस कर दिया जाए। एक गिवन टाइम में आप एक काम कर लो, देख लो अपने आसपास का जो भी है। अगर मान लो कि अंबानी जी हैं, अंबानी जी को देखो कि वो उतना पैसा अर्न करने में कितना समय लिए और कितना समय लिए। अगर आप उस समय के कैलकुलेट कर लेते हैं और उस समय को कैलकुलेट करके टाइम का रेट को कैलकुलेट करके, वही टाइम और रेट को अगर आप काफ़ी कम समय में उससे ज़्यादा फास्ट वर्क कर करके उतना समय दे देते हैं, यानी कि उतना एनर्जी खर्च कर देते हैं, तो आप भी अंबानी बन सकते हैं। एक सिंपल भाषा में हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब क्या है कि आप टाइम कैलकुलेट करिए, भाई उसको उसका खानदान को पहुंचने में उतना कितना दिन लगेगा, तो 2 खानदान से गया या 1 खानदान से, ठीक है 100 साल लगा। हम 100 साल का टाइम और वर्क जो एनर्जी दे रहे हैं, हम अगर उसको 2 साल में दे दें, 3 साल में दे दें, तो हम 3 साल में उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
टाइम देखिए फिक्स है, आप लाइफ में भी आए हैं, टाइम फिक्स है। जैसे 10th का आपको एक इंटरवल मिला कि इसी टाइम पीरियड में आपको 10th का तैयारी अच्छे से करना है, 12th का तैयारी अच्छा। अब उस टाइम को आप वैरी नहीं कर सकते, और जब तक धरती पर इस धरती पर हैं तो टाइम को चेंज ही नहीं कर सकते। टाइम एक ऐसा चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, पावर और वर्क। पावर और वर्क मतलब वर्क जो है आपका कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, पावर पर। तो पावर बढ़ाइए, ज़्यादा पावर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, और ज़्यादा वर्क कर पाएंगे एक गुड डायरेक्शन में, तो आप एक बहुत ही अच्छा जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। लेकिन टाइम को बर्बाद मत कीजिए। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर है, यानी कि टाइम जितना ज़्यादा लगाइएगा पावर उतना ही कम लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है तब तो पावर तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर समय कम है तो पावर बढ़ाना पड़ेगा एक ज़्यादा वर्क करने के लिए। ज़्यादा वर्क करना है तो पावर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना बढ़ाए नहीं होगा। ठीक है, ये हम से कुछ मोटिवेशनल बता दिए, देश का विकास कीजिए। ओके, तो हम इस पर नहीं, हम टॉपिक पर अपना आते हैं। तो देखो अब ये क्या है कि अब अगर हम देखें पावर इक्वल टू डब्ल्यू क्या हो गया, टी, जो पुराना फॉर्मूला है। ओके, और इसको क्या बोल सकते हैं, अभी हम बताए थे कि डब्ल्यू का वैल्यू अभी क्या बताए थे, क्यू इंटू क्या होता है, वी बाई टी, और क्यू बाई टी को क्या बोलते हो, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या हो जाएगा, वी आई। तो पावर का पहला फार्मूला हो गया वी आई, या डब्ल्यू बाई टी हो गया, फिर वी आई हो गया। तो दो फार्मूला हम पावर का निकाल लिए। ओके, दोनों को ऐसे लिख दो। फिर अगला चीज़ पावर का और ही फार्मूला हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। देखो वी को क्या बोलते हो, आई आर इंटू आई, किससे, ओम्स लॉ से, आई स्क्वायर। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये भी एक पावर का फार्मूला हो गया। और क्या कर सकते हैं, पावर का और फार्मूला बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, पावर का और फार्मूला बता सकते हैं, क्यों नहीं सर, आई स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई और आर से क्या डिवाइड। क्यों ऐसा किए देख लो, P इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई आर का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आर, और इसको क्या बोलते हैं V, तो V स्क्वायर बाई आर यानी कि P, यानी कि पावर का ये फार्मूला हो गया जो कि हम लिख दिया। तो पावर का अलग अलग फार्मूला हुआ, पहला हो गया W बाई टी, फिर क्या हो गया V आई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से वोडाफोन आइडिया नहीं बोलते वी आई, फिर जो वी स्क्वायर आर हो गया, यानी कि वी स्क्वायर आर वाला भी फार्मूला हम निकाल दिए। वी स्क्वायर आर का मतलब ये हो गया पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में दिया होता है ये फार्मूला डालेंगे, पोटेंशियल और करंट में दिया था ये पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर करंट और रेजिस्टेंस में दिया तो ये, ठीक है। एक बात को याद करो, यहीं पर एक चीज़ हम ये बताना चाहते हैं जो कि हम लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसी बॉल का जो ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका करता है, पावर का। यानी कि कोई बल्ब जितना ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वो बल्ब उतना ज़्यादा ब्राइट होगा, यानी कि उतना तेज जलेगा, बल्ब। यानी कि बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ाना है तो पावर को बढ़ा दीजिए, बस। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाकी कॉन्स्टेंट को, बाकी चीज़ पर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। बाकी अभी नहीं करेंट वेंट को चेंज करा रहा है फिर उसके बाद देख रहा है, नहीं, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट होता है, वाट ही होता है। कमर्शियली यूनिट देखा जाए तो हॉर्स पावर होता है, जो कि हम लोग को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। एचपी, हॉर्स पावर 746 वाट होता है एचपी, जो कि हम लोग गाड़ी उड़ी का इंजन का पावर देखते हैं उसमें, तो इसका यहाँ पर कोई नहीं है। वाट होता है या जूल इंटू सेकेंड। देखो वर्क का क्या हो गया जूल, और टाइम का क्या हो गया सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड विच इज़ कॉल्ड द वाट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं, या चलो हम पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं सर, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चंस चलो आगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद मुस्कुराते हुए पहले क्वेश्चन को बनाना है। क्या है, तो यह हलवा है, क्वेश्चन को बनाना है, कुछ क्वेश्चन में जानने। पहले वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करना देखना है, हम तो सॉल्व कराएंगे ही, लेकिन पहले अपने से खुद कीजिए कि सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़ते हैं हम लोग। 15 बल्ब्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द 60 वाट ईच, यानी कि एक सर्किट में 15 बल्ब को कनेक्ट किया गया जिसका एक का पावर कितना है, 60 वाट है। रन फॉर द 6 आवर, इसको 6 घंटा के लिए रन किया गया।
डेली, मतलब 6 घंटा डेली चला रहा है। एंड अ रेफ्रिजरेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर 300 वाट रन्स फॉर द 5 आवर डेली। फाइंड आउट पर डे बिल एट द 3 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब अगर 3 रुपीज़, बहुत सस्ता करेंट है, पुराना क्वेश्चन होगा, सस्ता करेंट है, ठीक है, तो मतलब 3 रुपीज़ बिल उठ रहा है, मतलब तो कितना कॉस्ट आएगा। तो ठीक है, तो देखो पर यूनिट, अभी यूनिट का मतलब क्या हमें बताया था ना, यूनिट का मतलब क्या हो गया 1 किलो वाट आवर। यानी कि एनर्जी को आप कोशिश कीजिए कि किलो वाट आवर में लाइए, किलो वाट आवर में। तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले तो निकाल लेते हैं कि पावर या एनर्जी, चलो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब। तो एक बल्ब द्वारा कितना हो जाएगा। तो एनर्जी का फार्मूला, बस एनर्जी का फार्मूला, तो एनर्जी क्या हो गया, पावर दिया है और कितना दिया है, टाइम दिया है। पावर भी दिया है, टाइम भी दिया है। W P इक्वल टू W/T, यानी कि वर्क इक्वल टू P इंटू टी। यहाँ तो यही एनर्जी हो गया, पहला फार्मूला तो ये था ना। तो पावर कितना दिया है, पावर दिया है मेरे पास 60 वाट और कितने के लिए हो रहा है, 6 आवर के लिए, ठीक है। तो ये किस में आया, वाट आवर में आया। तो अगर हम बात करें कि एनर्जी, तो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 15 बल्ब्स, अगर 15 बल्ब्स के लिए बात बोला जाए तो 15 बल्ब्स के लिए क्या होता है, एक के लिए तो निकाल दिए, तो 15 इंटू अब 60 मतलब 36 वाट इंटू आवर। अब यहाँ से 15 से 5 6 जा 90 का 0, 15 3 जा 45 और 9 50 54 8 5 4 0। देखो एकदम सिंपल है, इंटू कर लें, जिसको इंटू में 15 छक्का 90 का 0, 15 तिया 45 और 9 का 0 था, तो 550 हो गया 4, ठीक है। ये कितना हो, वाट इंटू आवर। अब हमको क्वेश्चन में किस में बदलना है, किलो वाट आवर में, तब जाकर हमको यूनिट मालूम चलेगा, पर यूनिट। तो एनर्जी, ठीक है, स्पेंड इन किलो वाट आवर, स्पेंड या सप्लाइंग जो भी, किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा 50/1000। अब ये क्या हो गया, किलो वाट आवर, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 0.54 यूनिट्स। ये कितना कम यूनिट्स उठा, बहुत ही कम यूनिट्स, इतना कम यूनिट्स। यानी कि कॉस्ट, अगर बोला जाए कॉस्ट ऑफ 15, अब देखो ये कितना 6 घंटा के लिए डेली 15 बल्ब्स, तो 16 ये बल्ब्स का जो है, बल्ब्स का कॉस्ट कितना आएगा, 3 रुपये यूनिट छूट रहा है। तो 3 इंटू 0.54, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 का 2, 5 3 जा 15 और एक कितना हो जाएगा 16, तो 1.64 रुपीज़। बहुत ही कम बिल उठा। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें कि कॉस्ट स्पेंड बाय द, मतलब या जो भी है खर्चा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर, किसके द्वारा, तो रेफ्रिजरेटर ही है ना, हाँ रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर। अब देखो इसके भी हम क्या कर दें, आपके हम इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कितना है रेफ्रिजरेटर का पावर, कितना है 300 वाट, कितना घंटा 5 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 0 वाट आवर। इन किलो वाट आवर में क्या वैल्यू हो जाएगा 1500 बाई कितना हो जाएगा 1000, 20 कैंसिल, 1.5 यूनिट। कितना कम उठ रहा है। देयरफॉर कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट कितना जाएगा 1.5 इंटू 3, यानी कि 3 ऐसा 5 3 जा 15 का 5 4, इतना रुपीज़ होगा 4.5 रुपीज़। यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट कितना उठा, टोटल कॉस्ट वो कितना खाया 1.62 प्लस 4.5, तो 2 1 4 और एक 5 और कितना हो जाएगा 6,
रुपीज़। इतना 6 रुपये में काम हो गया। देखो पहले क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द वन बल्ब, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो हम 60 इंटू और कर दिए तो हमको मालूम चल गया। अब 15 बॉल है, यहाँ पर एक जीरो भी हटता ना, एक जीरो भी होता, गलती काहे हो रहा है, इतना ज़्यादा गलती सेट। अब यहाँ पर एक जीरो और कैंसिल हो जाता, और ये कैंसिल हो जाता, तो इसके वजह से हो जाता 5.4 यूनिट्स, मतलब ये पावर केवल हटता जाएगा बस। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5.4, 4 3 जा 12 का 2, 5 3 जा 15 और एक 16, इतना रुपीज़। यानी बल्ब में ज़्यादा बिल उठ रहा है, तो यानी टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 16.2 प्लस 4.570 और 2 रुपीज़, 20 रुपीज़ 70 पैसे। तो इतना हो जाएगा, काट दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड किए, कैंसिल हो गया, तो इतना मेरा क्या हो गया, किलो वाट आवर हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ द 15 बल्ब्स कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मालूम हमको चल गया इतना यूनिट्स के। यही होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर, तो 300 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 300 फॉर 5 आवर, ठीक है। अब ये इधर सही है, तो 1500 बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा 4.5, यानी कि 16.2 प्लस 4.5 16 4 20 1.6, ठीक है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं कि फाइनली ये वाला क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कि 2 लैम्प्स, वन ऑफ द रेटेड 100 वाट एट द 220 वोल्ट एंड द अगर दिया है अदर एट द 60 वाट एट द 220 ओम। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में अगर ये बोला आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ कितना 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन, तो सप्लाई लाइन से कितना करंट ड्रॉन होता है। तो देखो इसमें एक सिंपल भाषा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, बहुत ही सिंपल और सुशील लैंग्वेज में हम बोलेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि आप इजीली समझ पाए। हम यहाँ पर 2 ठो बल्ब बनाते हैं, 2 ठो बल्ब बना लिए, ठीक है, एक ये बल्ब हो गया और एक दूसरा बल्ब भी हम लोग ले लेते हैं, बल्ब, ये भी बल्ब। अब ये 2 बल्ब है, अब ये 2 बल्ब है, तो 2 बल्ब है, ओके, तो 2 बल्ब 8 ये चीज़। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बल्ब का जो रेटिंग है, रेटिंग कितना दिया है 100 वाट एट 220 वोल्ट सप्लाई, और दूसरा बल्ब का रेटिंग दिया है 60 वाट एट द कितना हो जाएगा, एट द 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि 220 वोल्ट पर सप्लाई होती है। तो ये 2 जो रेटिंग दिया, तो रेटिंग का मतलब क्या होगा कि बल्ब का जो वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट कब होगा, मतलब कि ये 100 वाट का पावर कब कंज्यूम करेगा, जब सप्लाई कितना हो जाएगा 220। अभी जैसे का रेटिंग ऊपर है, रेटिंग तब बात बोलता है कि इसमें व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन, मतलब सप्लाई लाइन से कितना करंट ड्रॉन करता है। तो करंट कितना ड्रॉन करता है, बहुत ही सिंपल है, ये जिसको पावर रेटिंग, इसको बात करो। अब बात आता है 220 वोल्ट, यहाँ पर भी दे दिया। अब देखो यहाँ पर दे दिया, अब 220 नहीं रहता, दूसरा देता बदलता। तो पहला केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई, देखो पावर के याद रखो फॉर्मूला, P इक्वल टू अभी पर है V स्क्वायर बाई कितना हो जाता है R1, तो P1। तो अब यहाँ से R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा 220 वोल्ट सप्लाई बाई नीचे कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस के पावर कितना है 100। दूसरा केस में कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 220 वोल्ट सप्लाई बाई कितना हो जाएगा 60। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो दोनों अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट फॉर 2 रजिस्टर्स, तो 2 रजिस्टर्स के लिए R इक्विवेलेंट के लिए क्या जानते हैं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 220 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 100 प्लस इंटू करना है ना, तो इंटू 220 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 60, बाई नीचे क्या करना प्लस, तो 220 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 220 का स्क्वायर। इसको एक बात ऐसा कर दे क्या, ये फॉर्मूला नहीं डाले क्या, हम एक और सिंपल डाल दे क्या फॉर्मूला, अगर उससे भी समझ सकते हो। देखो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एक केस में क्या दिया रेजिस्टेंस
1/220 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 1/220 का स्क्वायर बाई 60। इससे और आसानी से आ जाएगा, इसीलिए हमने लिए 100/220 का स्क्वायर प्लस 60/220 का स्क्वायर, यानी कि 60 प्लस कितना हो जाएगा 160/220 का स्क्वायर। ये कितना आया 1/RP का वैल्यू, यानी कि RP का वैल्यू आ गया, उलट देंगे तो इसको 220 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 160। ये मेरे पास किसका वैल्यू आ गया R इक्विवेलेंट का था, R इक्विवेलेंट का था, हम वैल्यू निकाल लिए, ये वैल्यू हो गया। जैसे ही R इक्विवेलेंट मिल गया तब मेरे को क्या चाहिए, सर्किट में करंट चाहिए। अब तो ये तो हल हुआ है, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब यहाँ पर करंट अगर चाहिए तो क्या कर देना है, करंट के लिए क्या कर देना है, I इक्वल टू क्या होता है V/R। V कितना दिया है 220 बाई R कितना दिया है 220 का स्क्वायर बाई 160। तो 220, अब इसको उलट देंगे 160 बाई कितना हो जाएगा 160/220 का स्क्वायर। अब इसको ले लेना, एक ठो काट देना, तो काटोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 160/2240 कैंसिल कर दिए। अब इसको काट दिए 8 बार में, और ये कितना हो जाएगा 11। अब इसको काट देना, काट के देख लेना, जो भी आएगा 0.7 समथिंग जो भी आए, अब इतना एम्पियर का करंट हो जाएगा। ये इतना एम्पियर का करंट सप्लाइंग हो जाएगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि द इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक इन अ टाउन, द इलेक्ट्रिक ट्रैफिक इन द टाउन्स इज ₹3 पर यूनिट। मतलब जो रूल है ट्रैफिक का, मतलब कि 3 रुपया का पर यूनिट बिल उठ रहा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रनिंग एन 100 वाट फैन फॉर द 10 आवर अ डे फॉर अ मंथ ऑफ जून। कितना मज़ेदार क्वेश्चन दिया, पूरा महीना उन्हें सब कुछ लिया। मंथ ऑफ जून में कितना खर्चा होगा। तो चलो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में सॉल्यूशंस। तो पहला चीज़ क्या दिया है, ये तो कॉस्ट दिया है। फिर उसके बाद कितना बल्ब है, कितना का, मतलब यहाँ पर रनिंग कॉस्ट एंड द 80 वाट फॉर, देखिए पावर दिया है, पावर कितना दिया है 80 वाट। फिर उसके बाद कितना टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है 10 आवर। तो 10 आवर तो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में हो जाएगा 80 वाट इंटू 10 आवर, मतलब कितना हो जाएगा 800 वाट इंटू आवर। ये आवर में होगा, वाट इंटू आवर। तो हम लोग अगर बोले एनर्जी इन किलो वाट आवर, मतलब कि यूनिट में, डेट इज कॉल्ड यूनिट में। तो यूनिट में वैल्यू कितना हो जाएगा 800/1000, 2 0 कैंसिल, 0.8 यूनिट, 0.8 यूनिट। ये तो हो गया, इतना एनर्जी उठा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 10 आवर अ डे फॉर अ मंथ ऑफ अ जून, मतलब एक महीना का कॉस्ट क्या आएगा जून महीना में। तो जून महीना में कितना डेज होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जो नीचे वाला रहता है उसमें जनरली क्या आता है 30, और फरवरी केस में 29 और 28, तो ये 31। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून क्या हो गया 30 का, तो 30 डे का हुआ। तब यहाँ पर क्या हो गया टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जून। तो जून में कितना हो गया 0.8 इंटू 30, 24,0, यानी कि इतना यूनिट। तो कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें, टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकलता है यूनिट इंटू एक यूनिट का दाम 24 यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना है 3 रुपया, तो 48 रुपीज़ का कॉस्ट है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, सुंदर और सुशील क्वेश्चन, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतारिए दम जल्दी पढ़ा दे। ओके, अगला क्वेश्चंस तो हम आगे बताएंगे, लेकिन हम अपना एक क्वेश्चन और है, और उसके बाद हम एक मन से क्वेश्चन अपना लेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा। अब बल्ब इज रेटेड एट द 220 वोल्ट। एक बल्ब है जिसका रेटिंग दिया हुआ है, ये वोल्ट बड़ा होगा 4 वोल्ट। तो बल्ब है, एक बल्ब का रेटिंग दिया है, ठीक है, कि मतलब 40 वाट का 220।
220 वोल्ट। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द इट, द करेंट कितना फ्लो करेगा, बहुत ही सिंपल। देखो वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, पावर भी दिया है, ठीक है, पावर कितना दिया है 40। तो कुछ ऐसा सोचो कि V और P के बीच में रिलेशन हो जाए। अब ये ऐसा क्या है, P = VI, ऐसा रिलेशन होता है। पहले सोचो क्या क्या रिलेशंस का। अब ये क्या हो गया VI, तो I क्या पर जान गए P क्या हो गया V, I P/V। अब ये कितना है 40 है, बाई कितना हो जाएगा 220, 0 से 0 कैंसिल, और इसको लेकर काट दिए तो कितना हो जाएगा 2/11। यानी कि अब इसको 11 से लेकर डिवाइड करते हैं, तो 11 से लेकर 2 को डिवाइड करोगे 0.01 बार में 11 9, फिर यहाँ पर 0 8 बार में, लगभग ये इतना जो भी है। हम तो को मालूम चल गया कि लगभग कितना करंट हो जाएगा 0.18 एम्पियर का करंट। हम लगभग बोल रहे हैं, बार बोल रहे हैं लगभग। ओके, अब बात बोल रहे हैं करंट तो मिल गया, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट। अब उस बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा। बल्ब का एक सुंदर जो फिलामेंट होगा जो टंगस्टन का बन रहा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए। तो फिर से एक चला जाइए, पावर का फार्मूला, करंट मिल गया P = I²R, ये भी तो फार्मूला होता है। V को क्या बोलते हैं IR, तो IR × I²R। अब यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो गया P/I²। P का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है, ले लिया। और ये कितना वैल्यू देता है, ये सॉल्व करना, ये 2/11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर चला जाएगा 40/4, और ये ऊपर चला जाएगा तो 11 का स्क्वायर 121, कैंसिल हो जाएगा, तो 1210 ओम का रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है बल्ब का, फिलामेंट का, इतना हो गया। फिर उसके बाद बोला था एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ईट व्हेन केप्ट द स्विच ऑन फॉर द 15 आवर। अगर मान लो कि 15 आवर के लिए स्विच को ऑन किया जाए तो बिल कितना उठेगा, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। अब एनर्जी जूल में लेना चाहते हो, किस में लेना चाहते हो, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अगर जूल में हम चलो जूल में निकालते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है पावर इंटू टाइम। पावर बल्ब का दिया है 40 वाट, 40 वाट का बल्ब है, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो 5 × 60 अब ये हम करेंगे नहीं, अब ये भी नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है 40 × 5 × 60 अब इसको कर लेना, करके कमेंट करना क्या आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम एक क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर का जेई का क्वेश्चन है, जेई का IIT का क्वेश्चन, IIT में क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन हम कराएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो मेरे पास सर्किट में 3 बल्ब है, 3 बल्ब है, बल्ब ऐसे, एक दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब। इस तरह का क्वेश्चंस कंपटीशंस में IIT में इतना पूछ रहा है ना, मतलब इतना नहीं, मतलब पूछ रहा है, ठीक है, इतना भी 220 वोल्ट का। अब ये बल्ब है, बल्ब 3 ठो बल्ब हो गया, पहला दूसरा तीसरा, 3 बल्ब हो गए। पहला बल्ब का जो रेटिंग दिया है 50 वाट, या हम एक काम करते हैं, चलो पहला का 100 वाट एट 220 वोल्ट, ये रेटिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया 50 वाट एट 220 वोल्ट, और तीसरा हो गया 25 वाट एट 220 वोल्ट। ये 3 बल्ब दिया, तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ऐसा हो सकता है पैरेलल पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो बताइए फाइंड या राइट या फाइंड लिख सकते हैं, चलो फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, यानी कि बल्ब का ब्राइटनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। ब्राइटनेस का इंक्रीजिंग यानी सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन करेगा, कम से ज़्यादा जाना है। इंक्रीजिंग मतलब ये था कम से ज़्यादा। देखो ब्राइटनेस का कंसेप्ट कभी भी आया तो बीच में ही बताए भी, ब्राइटनेस कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो देखो किस पर, पावर पर। और पावर देखो, अब देखो पावर निकालने का फॉर्मूला जो है P हम यहीं पे बताते हैं I²R होता है एक, और एक होता है पावर निकालने का फॉर्मूला V²/R, और एक VI भी होता है, ऐसा नहीं है VI। तो हमको ये 2 चीज़ याद रखना है।
सीरीज के लिए ये फार्मूला यूज करना और पैरेलल के लिए ये यूज करना। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट सेम होगा तो जिसका बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस केस में उस बल्ब का पावर भी कंज्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट क्या होगा सीरीज में, कांस्टेंट हो गया। अब पैरेलल में बात बोला जाए तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका किया, पावर किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर कम। और ब्राइटनेस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो याद कीजिए कि ब्राइटनेस ऑफ जो बल्ब हम लेंगे किसी भी चीज़ का ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस ऑफ स्पेलिंग पर नहीं जाना है, नहीं तो सर स्पेलिंग पर कमेंट करता है, ब्राइटनेस, ठीक है, ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा पावर का। तो हम एक काम करते हैं, बल्ब का तीनों का हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ब्राइटनेस पावर को कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस से कंपेयर करके, बस। देखो सीरीज में एक चीज़ सेम होगा, करंट। अब जो करंट जो भी जाएगा नहीं सब में करंट सेम जाएगा। अब बात आ जाएगा कि रेजिस्टेंस निकाला जाए। तो पहला बल्ब का रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होता है फार्मूला रेजिस्टेंस का, V²/R। नहीं, इससे मत जाना, इससे जाओगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब बल्ब का सेम है तो ठीक है, इससे भी जा सकता हो, चलो सेम है 222, चलो अच्छा है। तो अब यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V²/R1, यानी कि V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, R1 नहीं P1, क्योंकि R1 निकल रहा है P1। अब P1 कितना है, 100 वाट। दूसरा क्या हो जाएगा, R2 = 220 का स्क्वायर बाई 50, एंड तीसरा हो गया 220 का स्क्वायर बाई 25। अब एक चीज़ इसमें बोलो, तीनों में एक चीज़ बोलो कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दिया, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। देखो ऊपर वाला सब केस में सेम है, 220 पूरा सॉल्व करना बैठ जाओ दिक्कत हो जाएगा। हमको क्वेश्चन कंपटीशन का पूछा है तो डायरेक्ट सॉल्व। ये 100 से डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड 25 से, तो ये देखो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि कम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, 2 का कि नहीं 3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो 3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा, उससे कम किसका, 2 का, और उससे भी कम किसका, 1 का। और सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर भी क्या, ज़्यादा। यानी कि सबसे ज़्यादा बल्ब कौन ग्लो करेगा, तो थर्ड बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, उससे भी कम सेकेंड, और उससे भी कम फर्स्ट। ये जेई का क्वेश्चन था, सिंपल। सीरीज में है तो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर करेगा, तो हम रेजिस्टेंस निकाल लें, देख लो सबका ऊपर सेम, नीचे वाला ये 100 है, 25 है, 25 50 है, 25। अब जिससे जितना कम तो उतना रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। हम क्लियर, एकदम छोटू बात, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फटाक दे। तो हम एक क्वेश्चन और देते हैं घर से, उसको भी कमेंट करना है, कमेंट करते रहने का, ना आए तो भी करो सही, सॉल्यूशन कराया जाएगा गलत में, और क्या है। चलो यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं एक अपने अंदाज में। अब की बार हम हमारे लिए घर से हम देते हैं कि 3 बल्ब ही लेते हैं, बल्ब मेरा पिक्चर खराब बनता है पिक्चर, चलो वही बल्ब 100 वाट एट 220 वोल्ट, फिर हो गया 50 वाट एट 220 वोल्ट, फिर हो जाएगा 25 वाट एट 220 वोल्ट, और अब की बार ये कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट सप्लाई हुआ। अब इस केस में ये बल्ब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ब्राइटनेस पर इसको कमेंट करना है, ठीक है। तो हम आगे थोड़ा चलते हैं एप्लीकेशंस पर। तो एप्लीकेशंस यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, अब इसके बारे में थोड़ा जानता है। वीडियो लंबा होगा, अच्छा से पेशेंस को देखो, मज़ा आएगा, बोरिंग होगा ही नहीं अगर अच्छा इंटरेस्ट लगते हो तो लाइफ को लेकर। तो पहला इसका यूज क्या है, हीटिंग इफेक्ट का। तो पहला इसका यूज होता है कि द लॉन्ड्री आयरन या इलेक्ट्रिक टोस्टर्स तो जानते हो ना, बहुत ज़्यादा ब्रेड खाते हो, सुबह सुबह नाश्ता में ब्रेड खाता है, तो कुछ बातें याद रखो। सबसे पहला चीज़, सबसे ज़्यादा इसका यूजेस कहाँ होगा, तो
इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में यूज होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज होगा, तो ये आयरन में भी इसको यूज़ करते हैं। फिर इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो टोस्टर में, टोस्टर ब्रेड और बनाने में, जो कि इंजॉय करते हो, काफ़ी सुबह सुबह नाश्ता करते हो, तो इसमें भी इसको हीटिंग इफेक्ट के लिए काम करता है। इलेक्ट्रिक ओवन में भी काम होता है, तो इलेक्ट्रिक ओवन ये हो गया खाना वाना बनाना, दूध गर्म करना, चाय गर्म करना, इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हो, आजकल ऐसा आ गया। या अभी तो ऐसा भी आ गया कि इलेक्ट्रिक का लेकर पैन भी आ गया, उसका पैन मतलब कि तावा जिस पर रोटी सेकते हो, तो इलेक्ट्रिकली बहुत से चीज़ डेवलप हो गया हीटिंग इफेक्ट में। इलेक्ट्रिक केटल, जो कि देखना ट्रेन वोन में घूमते हो, कभी सफ़र करते हो, तो ऐसा लेकर तार खोस दो, चाय गर्म हो गया, इंजॉय करो, चाय पीते रहो। फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक हीटर में भी यूज होता है, तो इलेक्ट्रिकल हीटर ठंडा के दिन में ज़्यादातर यूज करते हो, गर्मी में तो ऐसे ही हीटर चल रहा है, ठीक है, तो हीटर यूज करते हो। तो हीटर यूज करते हो तो ये क्या होता है, इसमें वायर होता है जो कि रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इसमें भी रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई करके क्या किया जाता है कि हीटिंग को बढ़ा देता है, क्योंकि हम बताया था कि हीट का फार्मूला क्या होता है, I²RT। तो कुछ चीज़ करेंट तो मेरे पास सप्लाई जो आ रहा है घर पर सेम है, अगर ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा है, करेंट भी चेंज कराते हैं। अगला क्या है, टाइम। टाइम इंसान के पास है नहीं, तो टाइम को तो कम ही टाइम में चाहिए, तो एक ही बात चीज़ बचा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ा दो, हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं। ओके, आगे हम बात आते हैं, आगे हम लोग देखते हैं और सुंदर और सुशील एग्जाम्पल। अगला क्या हो गया, इट इज़ यूज एज द प्रोड्यूस द लाइट एज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल बल्ब में हम लोग लाइट का फॉर्म में यूज़ करते हैं। बल्ब देखा है ना, ऐसा बल्ब देखा है वो तुम लोग। तो बल्ब में क्या क्या होता है, अगर बल्ब में बात करते हैं, यही बल्ब, पुराना वाला बल्ब का बात करें, पुराना वाला बल्ब किस पर काम करता था, हीटिंग इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता था। इस बल्ब में क्या लग रहा था, फिलामेंट लग रहा था, ये सब देखो फिलामेंट है, ये ग्लो कर रहा है बल्ब। तो इस बल्ब में फिलामेंट लग रहा था, फिलामेंट जो कि हाई रेजिस्टेंस में सब चर्चा करेंगे, यही फिलामेंट है, इसी को हम लोग बल्ब का फिलामेंट बोलते हैं। अच्छा से नहीं दिख रहा है तो ओहो, ये वाला फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। इसके बाद ये एक इंसुलेटेड कांच का बना रहता है, ग्लास, इसमें ऐसे रहता है, और इसके अंदर गैस फिल रहता है। कैसा गैस फिल रहता है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि ऑक्साइड ना हो, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिलामेंट, मतलब वही जैसा कांच फोड़ दो उसके बाद वो आग हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होता है, जल जाता है बल्ब, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिलामेंट हो गया, सपोर्टिंग वायर। अब ये वायर भी होता है एक सपोर्टिंग करके यहाँ पर रखता है, ये बटन हो गया, ठीक है, पिंच हो गया, स्टीम ट्यूब हो गया, ये स्टीम ट्यूब हो गया, एग्जॉस्ट ट्यूब हो गया, फ्यूज हो गया, यहाँ पर फ्यूज, मतलब जब भी काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है तो फ्यूज पिघल जाता है, बल्ब उसके बाद फ्यूज हो जाता है, ठीक है। बल्ब का ये बेस होता है जो कि देखोगे ज़्यादातर एल्युमिनियम का बना रहता है, हम लोग निकाल के गाँव में बेच कर सोन पापड़ी भी खाए। तो लेड इन द वायर, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लेड इन द वायर होता है और फीड थ्रो होता है, तो ये सब बल्ब का फिलामेंट ग्लो करता है। अगर बोला जाए तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है जनरली जो बना होता है जिस मटेरियल का, उसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग क्या लिखे हैं 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यूज इन द बल्ब फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट में इसको यूज किया जाता है। और बात द फिलामेंट शुड बी होता है, यहाँ पर शुड मी नहीं होता है, शुड बी होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सुधार लेना। शुड बी लिखा हुआ है तो शुड मी लिखा है तो शुड बी होगा शुड बी, यहाँ पर गलती हो गया है, सॉरी। तो शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज अ मच पॉसिबल, यानी कि जितना ज़्यादा थर्मली आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड मतलब इसको देखो कांच से क्या कर दिया, घेर दिया गया, कि आइसोलेटेड हो, यानी कि बाहर का गैस से इसका कनेक्शन ना हो, या ऑक्सीजन से मतलब, या जो ह्यूमिडिटी से उसका कनेक्टेड ना हो। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा, मतलब इंसुलेटिंग सपोर्ट में जैसे कि अब इसमें बल्ब में ज़्यादातर गैस यूज किया जाता है, इनर्ट गैस हम लोग ज़्यादातर लेते हैं, नोबल गैस, ठीक है। तो बल्ब के अंदर भर दिया जाता है जैसे कि नोबल गैस लेकर, यानी कि बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ अ केमिकली इनएक्टिव, जैसे कि नाइट्रोजन गैस भी लिया जाता है, या आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट्स, यानी कि फिलामेंट का लाइफ को बढ़ाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब जल्दी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की वजह से तुरंत उसका फिलामेंट मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस, तो इसलिए बल्ब में नाइट्रोजन गैस बढ़ रहता है, या तुम देखे हो कि आर्गन गैस बढ़ रहता है, तार गैस बढ़ रहता है। इसलिए तुम देखा होगा जब दंगल मूवी में क्या होता है, वो लड़की लोग को जब उसको कुश्ती नहीं करना होता है तो बल्ब ले पानी थोड़ा मार दिया, तो बल्ब क्या हो गया, हीट हो गया, जैसे ही मारा
तो कांच क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फूट गया। जैसे ही फूटा, कांच टूटा, तो अंदर का जो गैस है वो निकल गया और वहाँ का फिलामेंट क्या हो गया, मेल्ट हो गया, बल्ब पिघल जाता। तो वो लोग भी साइंस पढ़कर ही मतलब कुश्ती कर रहा था साइंस पढ़कर। अरे व्हेन मच ऑफ द करेंट सप्लाइड टू अ बल्ब इट गेट्स वेरी हॉट एंड द इमिट्स लाइट्स। बात ध्यान देना कि अगर व्हेन अ मच ऑफ करेंट सप्लाई, अब बात तो सही है, हीटिंग इफेक्ट करेंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा करंट सप्लाई करोगे बल्ब उतना जल्दी क्या करेगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाने से उतना ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा, उतना ज़्यादा। अगला चीज़, बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ करेंट इज वेस्ट इन देयर लाइफ प्रोसेस, सॉरी दिस प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर देखोगे तो ये बल्ब जो होता है हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करने के वजह से कुछ इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट के फॉर्म में यूज हो, मतलब बर्बाद हो जाता है हीटिंग में। अब मान लो कि देखो, अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पहले का जो बल्ब आता था, पहले का बल्ब मतलब कि ये वाला बल्ब नहीं, ये तो एलईडी बल्ब हो गया। पहले वाला बल्ब था ये फिलामेंट वाला। तब फिलामेंट वाला जब बल्ब होता था तो इसमें ये काम करता था हीटिंग इफेक्ट पर। ये किस पर काम करता था, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता था। और हीटिंग इफेक्ट पर काम करता था तो इसमें होता क्या था, इसमें होता था क्या, तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगा हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, और फिर उसके बाद ये चेंज होगा लाइट एनर्जी में। यानी कि ये इतना प्रोसेस होकर जाता था कि लाइट एनर्जी में। अब उस केस में जैसे ही कुछ जो हीट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में जो यूज हुआ, तो हीट में जो एनर्जी बर्बाद हो जाता था, जिसके वजह से देखना जो 100 वाट का जो बल्ब होता है, पीला 10 रुपया 20 रुपया का भी मार्केट में मिलता है। तो ये बल्ब क्या करता था, पहले क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट को फिर लाइट में। ये 3 प्रोसेस, मतलब कि जो पहले बल्ब गर्म होता था, इस टच का दम हाथ जल जाएगा, एकदम गर्म रहता था बल्ब, क्योंकि पहले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में बदला और हीट होने की वजह से इतना गर्म हुआ कि गर्म होने की वजह से वो लाइट करना स्टार्ट, वो बल्ब। लेकिन आजकल के टाइम में आदमी लोग स्मार्ट हो गया और बिजली बिल बहुत ज़्यादा उठता था। तो फिर उसके बाद बीच में एक और बल्ब आया था जिसको CFL, वो भी बंद हो गया। वो भी उसी प्रोसेस पर काम करता था, थोड़ा सा वो हीटिंग को कंज्यूम किया था। वो बहुत जल्दी CFL आया तो वो इतना जल्दी गायब हुआ ना, वो काम ही नहीं किया। क्योंकि उसके बाद जो ये जगह जो लास्ट में जो लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं LED इतना बढ़िया प्लेस लिया। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग जो डायोड पर ये जो काम करने लगा LED जो आया, तो LED जैसे ये LED बल्ब है, ये भी LED बल्ब है, ये टीवी भी कैसा है, LED है। तो अभी का जो सिस्टम है ज़्यादातर किस पर काम कर रहा है, LED पर। अब LED क्या कर दिया, तो LED बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को मतलब बचा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा को, मतलब जो हीट एनर्जी में जो एनर्जी बर्बाद होता था, तो हीट एनर्जी में एनर्जी बर्बाद होता ही नहीं है। LED क्या करता है, डायरेक्ट ये क्या करता है, LED का काम क्या होता है कि डायरेक्ट इसको बात को याद रखिए, डायरेक्ट एक बार इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायरेक्ट एक बार इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में विदाउट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, मतलब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्ट एक बार किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। इसलिए तुम देखना बल्ब जब टच करते हो तो गर्म नहीं होता, ऐसा नहीं कि दम गर्म दम जल गया हाथ। अभी का जो LED आ गया गर्म ही नहीं होता है, कारण क्या होता है, हीटिंग में नहीं कन्वर्ट हुआ, डायरेक्ट एक बार हीट को किस में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को किस में, लाइट में कन्वर्ट करती है, हीटिंग एनर्जी में बिना कन्वर्ट हुआ। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर आज LED यूज कर रहे हैं। इसलिए बिल क्या हो गया, जो कॉस्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, बचत हो गया, बहुत ज़्यादा बच गया। आज 20 वाट का बल्ब आ रहा है, टीवी भी देखोगे तो इतना सस्ता पंखा भी जो है, मतलब सस्ता मतलब क्या है, इतना कम वाट का आ रहा है, जिससे वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक का खर्चा क्या हो गया, बच गया। इलेक्ट्रिसिटी को आदमी कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, बचाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जहाँ पर करंट अब मिलता नहीं था, अब हर जगह करंट सप्लाई होना शुरू हो गया। तो LED हम लोग का लाइफ को बहुत ही बदल दिया, बहुत ज़्यादा। ये डायोड होता है जो कि बदल दिया, इसीलिए बल्ब धीरे धीरे देखो ये गर्म खत्म हो गया। लेकिन इस बल्ब का भी फायदा था, ठंडा के दिन में 4-5 बल्ब लगा दो, हीटर जैसा काम कर रहा, दम गर्म हो गया, दम हाथ से। लेकिन गर्मी में यही चीज़ 4-5 जला दोगे, दम पसीना निकल जाएगा, मतलब दम आदमी दम में से परेशान हो जाएगा गर्म। LED ये सब चीज़ को सुविधा लाया और LED बहुत एक ज़्यादा रिवॉल्यूशंस लाया और चेंज किया। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखो फ्यूज घर में होता है,
फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू अ लिमिट the current in a electric current, that is it melts and break the circuit if the current exists in a series with a device सब values। देखो सब वैल्यू मतलब क्या हो गया कि अभी सबको हम थोड़ा सा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दिमाग लगाना थोड़ा सा बस। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज भी एक इलेक्ट्रिकल हम लोग क्या बोलते हैं कि सेफ्टी डिवाइस है। यहाँ पर वायर होता है, फ्यूज में वायर होता है, हम वायर कनेक्ट किया नहीं है, तो यहाँ पर फ्यूज में वायर होता है, ऐसे वायर। अब देखो ये सब भी हम इसलिए बताना चाहते हैं, ये सब इतना लाइफ में यूजेज है ना बहुत ज़्यादा। तो ये वायर होता है, ये इसी वायर को हम लोग बोलते हैं, ये वायर को हम लोग बोलते हैं फ्यूज वायर। ये क्या है? तो फ्यूज वायर। और फ्यूज वायर स्पेशल मार्केट में आता है। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। पहले चीज़ कि सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस क्या है कि अगर मान लो कि सर्किट में अचानक करंट बढ़ जाता है, एक लिमिट करंट से ये वैल्यू अगर एक्सीड कर देता है, एक्सीड कर गया मतलब बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से फ्यूज वायर क्या करता है? मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, ये टूट जाता है, फ्यूज वायर निकल जाएगा यहाँ से। तब फ्यूज वायर टूटने की वजह से क्या होता है कि सर्किट में सप्लाई जो करंट है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसके वजह से जितना भी अप्लायंसेस लगा रहता है सर्किट में, सबका सब क्या हो गया? सेफ हो गया, बच गया। दूसरा चीज़, फ्यूज वायर हमेशा लाइफ वायर से कनेक्ट करते हैं। देखो ये सब छोटा छोटा चीज़ है ना, नहीं याद रखते हो ना। फ्यूज वायर किससे कनेक्ट करते हैं? लाइफ वायर से। लाइफ वायर से, लाइफ वायर से क्यों? देखो क्या होता है ना, लेकर आ रहे तो अपने घर में वैसा इलेक्ट्रिसिटियन को जिसको का नॉलेज है ही नहीं साइंस का, वो लाग फ्यूज का मतलब एक ही चीज़ जानता है कि ऑन ऑफ। गलती है, पढ़ाई नहीं अच्छा से। फ्यूज का मतलब एक चीज़ होता है कि जो कंप्लीटली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसको कट कर दे। लेकिन होता क्या है कि क्या करता है आदमी? फ्यूज तो निकाल लेता है। फ्यूज हर किसी के बोर्ड में होगा, तुम देख लेना फ्यूज। तो फ्यूज निकाल लेता है, और निकालने के बाद आता है जैसे पंखा बनाने या टीवी मतलब जो खराब हो गया उसको बनाने जाएगा, तो करंट आ ही रहा, मारा झटका दम मिजाज तिलमिला उठा। कारण क्या है? वो जो फ्यूज वायर कनेक्ट किया वो न्यूट्रल में किया। अब करंट हमको कोई बल्ब या कोई डिवाइस चलाने के लिए हमको सर्किट कंप्लीट चाहिए, तो न्यूट्रल हटाए तो सर्किट टूट गया, जिसकी वजह से पंखा चल नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को लाइफ वायर की वजह से करंट अभी भी आ रहा, करंट का सप्लाई खत्म नहीं हो, करंट आ ही रहा है। और तुम गया खाली पैर, और खाली पैर जाकर इधर से दे दिया अर्थिंग, ले भाई सर्किट कंप्लीट। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट उसके बाद झटका एंजॉय करने लगता है। कारण क्या होता है? तुम यहाँ से करंट सर्किट कंप्लीट किया, झटका एंजॉय किया। अगर वही लाइफ वायर में अगर फ्यूज कनेक्ट होता, तो लाइफ वायर में फ्यूज कनेक्ट होता, तो फ्यूज को अगर तुम निकाल भी दिया, तो फ्यूज को निकालने के बाद अब तुम कैसे भी उसको टच करो, चप्पल पहनो, जूता पहनो, पैंट पहनो, कुर्ता पहनो, ना पहनो, टच करो, करंट मारने वाला नहीं है। तो इसीलिए फ्यूज को हमेशा लाइफ वायर में करंट। कुछ और फ्यूज को लेकर बातें हैं। हर फ्यूज का एक रेटिंग क्या होता है? फिक्स होता है। तुम्हारे आसपास जो भी इंसान है मोस्ट ऑफ, जो कि फ्यूज के बारे में अच्छा से नहीं जानता है। अब क्या करता है ना, तुम्हारे पास हम बोले ना कि तुम घर में जो तुम लेकर आते हो दो चार जो झोला छाप जो होता है, मान लो कि एजुकेटेड है, जो नॉलेजेबल आदमी, झोला छाप है, अगर उसके पास नॉलेज है दैट इज गुड, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या करता है? जो तार से पूरा करंट को घर में सप्लाई को कनेक्ट किया, उसी सप्लाई में से एक ठो तार काटता है और उसको फ्यूज वायर में जोड़ देता है, फ्यूज वायर में जोड़ देता है। अब उसके वजह से क्या होता है कि अचानक वोल्टेज बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि पूरा सर्किट का अप्लायंसेस जो जल गया, जितना भी पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज लगाया था सब जल गया, और सब जल गया। लेकिन फ्यूज अभी का अभी भी क्या है? सेफ है, क्योंकि उसको उतना वोल्टेज मिला ही नहीं, उतना करंट मिला ही नहीं कि उसको मेल्ट कर पाए। तो इसीलिए फ्यूज वायर हमेशा एक रेटिंग के साथ ले आता है मार्केट में। आप जाकर बोलेंगे कि मेरे घर में 4 बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है, एक टीवी चल रहा है, एक फ्रिज चल रहा है, तो यानी कि हम लोग घर का ज़्यादातर सप्लाई कितना होता है? 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर, 5 से 15 एम्पियर के बीच में। अब 5 से 15 एम्पियर का रेंज का हमको लेकर आना है फ्यूज वायर, और वो फ्यूज वायर लगाना है, वो फ्यूज वायर। अब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी लेकर आ जा रहे हैं वो लगा दे रहे हैं, तो वो हमको फ्यूज वायर यहाँ पर लगाना है। अब वो फ्यूज वायर जैसे ही लगाएंगे तो जैसे ही 15 एम्पियर से करंट ज़्यादा हुआ, 20 हुआ, 16 या 17 एम्पियर हुआ, तो फ्यूज वायर पिघल जाएगा और बोर्ड से ही करंट आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जिसके वजह से जितना भी एम्प्लाइजेंस लगा रहता है सर्किट में बच जाता है। अब कैसे इसको निकालना होगा? घर पर भी तुम निकाल सकते हो फ्यूज वायर का रेटिंग। निकालने के लिए बहुत ही आसान है।
कि टोटल पावर सप्लाइड बाय द अप्लायंसेस इन द सर्किट। अब देख लो कि तुम कितना पावर, वही बोले ना, बल्ब, पंखा, टीवी, एसी क्या लगा रहे हो, और वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, और वोल्टेज कितना सप्लाई करो। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कभी होगा कि तुम्हारे पास ऐसा हो जाए कि तुम 4 बल्ब यूज़ कर रहे हो, 4 बल्ब, ठीक है, एक बल्ब कितना का, तो मान लो 50 वाट का, तो 50 वाट का यूज़ कर रहे हो, तो टोटल जो हो गया 200 वाट हो गया बल्ब का। ठीक है, एक पंखा यूज़ कर रहे हो मान लो कि, या 2 पंखा, तो मान लो का 100 वाट का, यानी कि 300 वाट हो गया। फिर उसके बाद मान लो फ्रिज, टीवी, कूलर वूलर सब मिलाकर मान लो कि उसमें भी, यानी कि और भी जो भी यूज़ कर रहे हो 700, यानी कि टोटल कितना हो गया 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट, या ठीक है 1000 वाट हो गया। या हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो यूज़ कर रहे हो, या चलो ले ही लो ना, क्या दिक्कत, अब देख लेना घर पर, अब तुम चलो 1000 वाट। अब रेटिंग चाहिए तो क्या करना, 1000 वाट बाई वोल्टेज सप्लाई। हम लोग घर का ज़्यादातर सप्लाई कैसा होता है, 220 वोल्ट का होता है, तो 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट इसको डिवाइड कर देना, और डिवाइड करके देख लेना। अब हम देखो बहुत ज़्यादा कराने वाला नहीं है, 50, अब डिवीजन तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेना, लगभग क्या हो जाएगा 4.446, तो 5 मतलब इतना 4.5 एम्पियर का रेटिंग का हमको क्या चाहिए, रेटिंग का, इतना रेटिंग का हमको एक फ्यूज वायर चाहिए। इतना रेटिंग का लोगे, इसलिए हम बोलेंगे घर का हम लोग सप्लाई ज़्यादातर होता है 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर, तो उतना एम्पियर का अगर सप्लाई का अगर रेटिंग लेते हो तो आराम से तुम्हारा फ्यूज वायर क्या करता है, सेफ्टी डिवाइस से काम करता है। फ्यूज वायर एक बहुत ज़रूरी है घर में लगाना, हर बोर्ड में लगाना चाहिए। तो इसके बारे में हम और अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। एमसीबी, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूज अगर जिसमें लगा हो तो एमसीबी जैसा काम करता है। अब कंपनी वाला तेज है, कंपनी वाला देखोगे मोस्ट ऑफ क्या करता है, डिवाइस का वारंटी देता है, गारंटी नहीं देता है, वारंटी। वारंटी का मतलब क्या हो गया कि अगर वो डिवाइस खराब हो गया तो उसको रिपेयर करेगा, ना कि एक्सचेंज करके दे देगा। ये होता है वारंटी का मतलब। गारंटी मतलब क्या होता है, एक्सचेंज कर देगा। तो गारंटी नहीं, वारंटी देता है। पहले अच्छा से देखिए, गारंटी का मतलब क्या हो गया कि आपको एक्सचेंज, वारंटी मतलब क्या है, आप मान ली पटक दिया लाकर, तोड़ दिया, तो उसको तो अब क्या होता है कि देखो कंपनी वाला जानता है कि तुम तो सुधरोगे नहीं, तुम तो घर में फ्यूज वायर वैसे ही लागो लोकल आदमी को और कनेक्ट करोगे जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा, जो कि जल्दी पे मतलब बहुत ज़्यादा एम्पियर का, जो कि पिघलेगा ही नहीं, पूरा सर्किट को जला देगा। तो जो बढ़िया जो डिवाइसेस आ रहा है वो क्या कर रहा है कि पहले ही से एक ऐसा ट्यूब टाइप का फ्यूज लगा रहा है। अब यहाँ फ्यूज वायर होता है, 2 मेटल कैप होता है हर डिवाइस में, जो कि महंगा लाते हो तुम, टीवी लाते हो, फ्रिज लाते हो, या उससे भी महंगा जो मटेरियल लाते हो, तो उस सब में ज़्यादातर ही फ्यूज लगा देता है, या जो भी है वॉशिंग मशीन लाते हो। अब क्या होता है कि जैसे ही हाई वोल्टेज होगा तो हाई वोल्टेज होने की वजह से ये फ्यूज खराब हो जाएगा, उस डिवाइस के अंदर ही लगा है। तुम्हारे घर में तो तुम बदलोगे नहीं, तो ये बदल गया, ये अपना लगा दिया। अब तुम फ्यूज अगर खराब हो गया तो तुम क्या बोलोगे, मशीन काम करना बंद, ठीक है तुम ले कंपनी को दो, जितना देर तुम भाड़ा लगाएगा, यहाँ पर लगा दिया 15 से 20 रुपये का एक फ्यूज वायर कस के भेज दिया, जाओ 200 रुपये का तुम भाड़ा लगाया गया, 15 से 20 से 25 रुपया, ज़्यादा से 50 रुपया का लेकर एक फ्यूज वायर लेकर जोड़ दिया, बस जाओ भाई घर जाओ एंजॉय करो। अगर तुम सुधर जाओगे तो ये कंपनी को, तो कंपनी तो अपना रिस्क नहीं लेगा ना। अब ऐसा थोड़ी एक वारंटी देगा तो पूरा बार मोटर वोटर सब जला उला के घर पर पहुँचे, मेरा जल गया भाई बदल दे, ऐसा थोड़े है। वो कंपनी वाला तेज है, वो दिमाग लगाया और पहले ही से उसमें परमानेंट ही एक फ्यूज वायर को, फ्यूज को कनेक्ट करता है, जो कि हाई वोल्टेज होने की वजह से वो खुद पिघल जाएगा, वो अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, हम जानते हैं, ठीक है, तो उसको दिल पर नहीं लेना है। सर आप इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। इट इज़ अ अलवाय ऑफ, ये ज़्यादातर किससे बना रहता है, अलवाइज से बना होता है। इट इज़ अलवाय टीन का एंड लेड का अलवाइज रहता है। अलवाइज क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को आपस में एक रेशियो मिला देता है। टीन या कॉपर का बना रहता है, बहुत सा बुक में लिखा था है, विच हैज़ द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, तो जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी का जल्दी फटाक दे पिघल जाएगा। ऑलवेज कनेक्टेड विद द लाइव वायर इन द सीरीज विद द सर्किट, ये तो हम पहले ही बता दें कि हमेशा ये लाइव वायर से कनेक्टेड होगा। और किसमें, सीरीज में। सीरीज मतलब कि जहाँ पर पूरा अप्लायंसेस जिससे जुड़ा हो, बोर्ड में। आगे तो ओके, लास्ट एंड फाइनली थैंक यू। तो इसको बोलने से पहले हम यही बोलेंगे कि इस वीडियो को आराम से देखिए,
इसके आगे मतलब वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, इट डजेंट मैटर। वहाँ पर हम लोग शहर का घर के बारे में हम लोग हाउस होल्ड कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मजा आएगा। ये भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और एक ही बात, कीप लर्निंग एंड कीप पेशेंस एंड एंजॉय योर सेल्फ।